सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और हम शुरू करने जा रहे हैं 7th क्लास की साइंस का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और अगर आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो देख सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने कैसे पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। एनिमल्स अपना खाना या तो प्लांट से लेते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं वो, नहीं तो फिर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। जैसे अगर डायरेक्ट दूसरे एनिमल को खाते हैं तो वो जो एनिमल होगा वो पौधों को ही खाकर बड़ा हुआ होगा। ठीक है, या फिर बहुत फूड चेन में अगर आप देखेंगे तो हो सकता है वो 3rd 4th नंबर पे हो, लेकिन फिर भी वो प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि एनिमल न्यूट्रिशन जो होता है उसमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, मोड ऑफ इनटेक क्या होता है खाने का, और इसको यूटिलाइज कैसे किया जाता है बॉडी में, ये न्यूट्रिशन के अंडर आता है। क्लियर है इतना? फिर अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि कौन कौन से हमारे कंपोनेंट हैं फूड के। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इस तरह से सारे कंपोनेंट को आप लिखेंगे और 6 के 6 कंपोनेंट आप ढूंढ कर लिखेंगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो इस तरह से जो काम आप करते हो ना, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि नेक्स्ट टाइम जब आप लिखोगे, अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो आप वो कर सकते हो। फिर आता है कि जो कंपोनेंट फूड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, वो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को जब हम खाते हैं तो वो टूट जाते हैं, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या हुआ, जैसे ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, सपोज हम किसी चीज़ का नाम नहीं लिख रहे, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लिख रहे, ना प्रोटीन लिख रहे हैं। अब इस तरह से एक बड़ा सब्सटेंस हो गया जिसको हम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है, उसको सिंपल सब्सटेंसेस कहते हैं, सिंपलर में। ठीक है, तो ये तरीका जो होता है ये हमारे डाइजेशन का तरीका होता है कि हम खाते तो कुछ और हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, लेकिन हम उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में टूटना ही डाइजेशन कहलाता है। क्लियर है? जब भी आप डाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे ना तो आप ये डायग्राम ज़रूर बना दें, और बहुत आसान भी आप लिख सकते हो आराम से। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लिख देना और फिर एरो लगाकर सिंपलर सब्सटेंसेस लिख देना, तो टीचर को ये समझ आ जाएगा कि हाँ आपने कुछ समझने की कोशिश की है, समझा पा रहे हो अच्छे से। फिर होता है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, क्या क्या तरीका होता है खाना लेने का। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे बीज है या हमिंग बर्ड है, वो सक करते हैं, नेक्टर को चूसते हैं। ठीक है, हम लोग जो होते हैं हम चू करते हैं, चबाते हैं। जैसे हम लोग भी कुछ चीज़ें सक करते हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से अगर खाना होता है, एंजॉय करके खाना होता है। जैसे आइसक्रीम लगा लो, वो वाली जो आती है ना, एक स्टिक से लिपटी हुई जो आती है, हम उसको सक करते हैं। उसी तरह से जो बीज होती हैं, हमिंग बर्ड्स होते हैं, वो नेक्टर को सक करके अपना पेट भरते हैं। अब जैसे इन्फेंट है ह्यूमन के, और कुछ एनिमल्स होते हैं वो मदर का मिल्क सक करते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है, जैसे स्नेक होता है, पाइथन होता है ना, ये जो एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, स्वैलो करते हैं, निगल जाते हैं दूसरे एनिमल्स को, जो इनका प्रे होता है, जिनके ऊपर ये क्या है डिपेंड करती है इनकी लाइफ, उसको स्वैलो करते हैं, निगलते हैं। आपने देखा कभी स्नेक को चबाते हुए? नहीं, आपने हमेशा ऐसे देखा होगा, सपोज ये स्नेक है तो ये क्या करता है, यहाँ से मोटा हो जाता है जब यहाँ पे खाना जाता है, फिर जब और आगे पास होता है तो फिर यहाँ से मोटा हो जाता है। तो इस तरह से स्वेलोविंग होती है। अब देखिए आप ना क्या करते हो, जब आप पढ़ते हो तो वेरियस मोड ऑफ फीडिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, आप सोचते हो कि ये टेबल भरना तो बड़ा मुश्किल का काम है। ठीक है, तो क्या करना है, आपने नेम ऑफ एनिमल आपने याद रखना है। स्नेल कैसा होता है, आंट चींटी कैसी होती है, ईगल, हमिंग बर्ड के सबसे छोटा जो पक्षी होता है वो हमिंग बर्ड होता है, फिर लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, ये सारे नाम लिखे हुए हैं। किसके ऊपर ये जिंदा रहते हैं, क्या खाते हैं ये है ना। फिर इनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, मोड ऑफ फीडिंग बताना है आपने। जैसे कोई सक करता है या फिर कोई क्या मतलब एक्सटर्नल डाइजेशन करता है, क्या किस तरह का क्या तरीका होता है इनका, ये आपको बताना है। उसके साथ ही आप नई चीज़ सीखेंगे, आप सिर्फ यहाँ पे खाना पूर्ति नहीं करेंगे। देखो नए नए वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनमें हो सकता है स्क्रैपिंग का मतलब, च्यूइंग का मतलब, सिफोनिंग का मतलब, कैप्चरिंग का मतलब, ये स्वेलो, ये सारे वर्ड्स आपको सीखने हैं। ठीक है, ये भी आप सीखेंगे। फिर उसके बाद आता है अमेजिंग फैक्ट। स्टारफिश जो होती है ना, स्टारफिश समुद्री जीव है। ठीक है, समुद्र में मिलेगी, नमकीन पानी में। इस तरह से स्टारफिश क्या करती है, हार्ड शेल्स को खाती है। हार्ड शेल्स, कोई भी एनिमल होगा उसके ऊपर हार्ड शेल्स होगी। हार्ड शेल क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की।
क्या करती है, हार्ड फिश के बीच यहाँ पे ना इसका स्टमक होता है, ये स्टमक को बाहर निकालती है अपने माउथ के थ्रू, ठीक है। फिर उस एनिमल्स को ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, उसको खा जाती है उस एनिमल को। द स्टोमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी। फिर ये स्टमक जो होता है, सपोज ये इंसान है, हम इसी के थ्रू समझ लेते हैं कि समझने में क्या जाता है, ऐसा ह्यूमन में होता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्टमक है, सपोज ये स्टारफिश है, ठीक है। अगर हम स्टारफिश होते तो क्या करते, अपने पेट को बाहर निकालते यहाँ पे, फिर उस एनिमल को खा जाते और फिर अपने पेट को माउथ के थ्रू अंदर ले जाते, फिर डाइजेस्ट करते धीरे धीरे। ये इस स्टारफिश में होता है, ठीक है। स्टारफिश क्या करती है, स्टारफिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर ओपनिंग द शेल, द स्टारफिश pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into body and then food is slowly digested. ये तरीका होता है स्टारफिश का, आप याद रखेंगे इसको। फिर बात करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन में क्या करते हैं हम खाना अंदर लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं उसे और उसे यूज़ करते हैं, और जो अनयूज्ड पार्ट होता है खाने का वो हम डिफिकेट करते हैं, उसको निकाल देते हैं। ये सिंपल फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। वी टेक इन फूड, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, अनयूज्ड पार्ट इज डिफिकेटेड। देखिए जो ये तरीका है ना, अगर डाइजेशन इन ह्यूमंस आ जाता है, सपोज कोई बच्चा ऐसा है मेरी तरह जिसको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं लिखना आता या वो बना नहीं सकता उस टाइम पे, तो वो ये स्टेप याद रखेगा। वी टेक इन फूड, इतना लिखा, डॉट लगा दिया। वी डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, ये लगा दिया। फिर अनयूज्ड पार्ट इज डिफिकेटेड, अनयूज्ड पार्ट इज लगा के डिफिकेटेड, ये लाइन हो गई। उसके बाद है फूड क्या होता है, कंटिन्यू पास होता है कैनाल के थ्रू, ठीक है, जो कि हमारी बक्कल कैविटी से शुरू होती है और एनस तक खत्म हो जाती है, ठीक है। हमारा माउथ जैसे ये है, सपोज ये हमारा माउथ है, यहाँ से हमारी क्या है कैनाल शुरू होती है डाइजेस्टेड फूड की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, और हमारे एनस पे ख़त्म हो जाती है। ये कंप्लीट सिस्टम है। कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू, जो हमारी कैनाल होती है, अब हम जो डाइजेस्टिव कैनाल होती है हम उसको कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये पार्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। बक्कल कैविटी फर्स्ट, सेकंड फूड पाइप और ओएसोफेगस, थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, और फिर लास्ट वाला है एनस, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है, देखिए बक्कल कैविटी, बक्कल से क्या होता है, स्किन समझते हो आप, क्योंकि लोग जब डांटते हैं एक दूसरे को, लड़ाई करते कहते हैं बक्कल उतार दूंगा तेरी, ठीक है। बक्कल उतार दूंगा मतलब पिटाई कर दूंगा, स्किन उतर जाएगी। तो जो फेस पे मारते हैं तभी तो बक्कल उतरती है। तो आप याद करोगे बक्कल से हमारे फेस की बात हो रही है, हमारे माउथ की जो एंट्री है वो बक्कल कैविटी है। उसके बाद फूड पाइप, ओएसोफेगस जो है ना फूड पाइप है वो, ठीक है। आपको सिर्फ यही नज़र आएगी कि ये एक ही पाइप है, लेकिन एक लंबी सी और इंटेस्टाइन में होती है, पूरी लंबी, उसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे बड़ा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको हम बाद में करेंगे, पहले ये समझ लो। बक्कल कैविटी फर्स्ट हो गई, ओएसोफेगस सेकंड हो गई। उसके बाद है स्टमक। स्टमक जहाँ पर डाइजेशन, मतलब ज़्यादातर मानते हैं लोग कि यहीं पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है, ठीक है। स्टमक भी आराम से हो जाएगा याद, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों भी हो जाएंगे, क्योंकि इंटेस्टाइन एक स्मॉल लिखना है, एक लार्ज लिखना है। फिर रेक्टम और एनस को आपको याद करना पड़ेगा, रेक्टम और एनस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लंबा पाथ नहीं है, ये पूरा मिलकर, ये सारे पार्ट्स मिलकर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स मिलकर ये एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव ट्रैक को बनाते हैं। सिस्टम नहीं, डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ें लिखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल लिखोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम आप बताएंगे ब्रैकेट में करके या और लिख के कि डाइजेस्टिव ट्रैक को ही हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्लियर हो जाएगा। 6 पार्ट आपने याद रखने हैं, बक्कल कैविटी, फूड पाइप और ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम और एनस, ठीक है। कंप्लीट ये कैनाल है, एक एलिमेंट्री कैनाल है जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। अब यहाँ पे खाना धीरे धीरे क्या है, डाइजेस्ट होता है। देखिए कैसे होता है, जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं और लीवर में जो ग्लैंड्स होते हैं, पैनक्रियाज में जो ग्लैंड्स होते हैं, वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा खाना होता है वो हमारे मुंह में पचना शुरू हो जाता है, हमारे माउथ में पचना शुरू हो जाता है, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, ताकि हम अपना डाइजेशन जो है आराम से कर सकें। खुद ही सोचो,
सपोज आपने खाना खाया और सारा वो स्टमक में जाके डाइजेस्ट हो रहा है, तो पेट के ऊपर तो बहुत ज़्यादा मतलब काम हो जाएगा भाई, कैसे होगा इतना सारा। तो देखो इसी तरह से जो हमारी आप याद करते हो ना, तो तभी कहते हैं कि आप लिखना भी शुरू करो, लिखो साथ में जो भी मैं बोल रही हूँ उसको लिखने की कोशिश करो, या अपनी बुक में निशान लगा लो, ताकि आपके हाथों से, आपके आँखों से, आपके माइंड से, आपकी लैंग्वेज से आप बोलो, साथ साथ में उसको बोलना सीखो। तो सारी चीज़ें मिलकर जब काम करेंगी तो आपके ब्रेन में आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये डायग्राम ज़रूर बनाना सीखना है आपने। बक्कल कैविटी, स्लेवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी में ही होता है, ठीक है। फिर ओएसोफेगस, ये लंबी वाली जो नली होती है, फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं। फिर आता है हमारा स्टमक, ठीक है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाली, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वाला पार्ट है, क्योंकि देखो जब हम खाना पचाते हैं ना, पहले बक्कल कैविटी में शुरू होता है, फिर स्टमक में होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। पहले छोटे का नंबर आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होता, यहाँ पे होता है सिर्फ थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्ब होता है और थोड़े से मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। फिर जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो ग्लैंड से एसोसिएटेड होती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। मैंने एक बार बीच में डाइजेस्टिव सिस्टम यूज़ कर लिया था, लेकिन वो गलत चीज़ है, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक जो होती है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ग्लैंड्स कौन कौन से बताए थे मैंने? स्लेवरी ग्लैंड बताया था, पेनक्रियाज में ग्लैंड, गॉल ब्लैडर एक है। ये जो सिस्टम है, यहाँ से जूस निकलता है, वो उन्हीं ग्लैंड्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। फिर माउथ और बक्कल कैविटी की बात करते हैं। जो माउथ होता है हमारा, उससे पहले एक बार ये कर लेते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, हो सकता है आपकी क्लास में भी आए। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ की बात करेंगे हम। क्या आपको याद है कि जब आप छोटे थे तब आपके दांत गिर गए थे एक बार, ठीक है। कभी एक गिर गया, कभी दो, इस तरह से आपके दांत टूट गए थे सारे। जो फर्स्ट सेट था वो सारा आपका गिर गया था, ठीक है। ये क्या मतलब है कि जो फर्स्ट सेट होता है वो इन्फेंसी के दौरान ग्रो होता है। जब आप बहुत छोटे बच्चे होते हो, मतलब 6 महीने से 8 महीने के टाइम में मतलब वो उगने शुरू हो जाते हैं, ग्रो करना शुरू करते हैं वो दांत हमारे, और फिर वो 6 to 8 ईयर्स में वो गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब आप 6 से 8 साल के हो गए तब तक गिरते रहते हैं। हो सकता है किसी का ज़्यादा टाइम लग जाए, 10-12 साल तक, लेकिन इतना नहीं होता, 8 से 10 हो सकता है। 10 साल तक सारे दांत आपके गिर जाएंगे। जो गिर गए वो दांत, उनको क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं, ठीक है। वो टेम्परेरी होते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। सेकेंड सेट जो होता है वो परमानेंट टीथ का होता है, वो हमेशा रहते हैं अगर आप उनकी केयर करते हो तो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दांतों की केयर ही ना करो क्योंकि परमानेंट है ये, नहीं, परमानेंट नहीं होंगे अगर आप उनको डेली ब्रश नहीं करोगे, अच्छे से केयर नहीं करोगे तो, ठीक है। अब बूझो जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन दिखा रखी है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट लेंथ आपने बतानी है। फिर क्या है हमारा, जो माउथ है उससे हम खाना अंदर लेते हैं। सो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? इंजेशन। जो खाना हम अंदर लेते हैं उसको क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? अब क्या होता है कि हमारे जो दांत हैं उनका सेट देख लो आप, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स, ये आपने याद रखने हैं। अरेंजमेंट किस तरह से होता है टीथ का? ये इंसिसर है, फिर 2 कैनाइन है, ठीक है। जब भी हम दांतों की आप देखोगे कि फॉर्मूला पूछते हैं आपसे कि एग्जाम में किस तरह से परमानेंट टीथ का फॉर्मूला होता है, बच्चों में क्या फॉर्मूला होता है, सॉरी, तो उसके लिए क्या होता है, हम आधे सेट को लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और फिर इसी को 4 बार काउंट करते हैं, क्योंकि एक सेट ये हो गया, फिर दूसरा ये, और इसी तरह से 2 सेट ऊपर, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। फिर क्या होता है कि जो इसमें ये पता होना चाहिए आपको कि कौन से दांत पियर्सिंग के लिए, कौन सा टेयरिंग के लिए, फाड़ने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप ये वाला देखेंगे आप, टाइप ऑफ टीथ, कटिंग एंड बाइटिंग के लिए कौन सा, आप अगर इस तरह से याद नहीं कर पाते तो आप अपने फेस को मतलब यूज करके, अपने दांतों को यूज करके आप देखेंगे। सपोज आपने कुछ खाने का मटीरियल ले लिया, उससे देखेंगे कि कहाँ से आप कट कर रहे हैं, सामने वाले दांतों से कट करते हो या साइड वालों से करते हो या प्री मोलर से, मोलर से, कौन से कट कर रहे हो। फिर टीयरिंग के लिए कौन सा, जब आप फाड़ते हो, जैसे गन्ना छीलते हो। फिर च्यूइंग और ग्राइंडिंग के लिए कौन सा, चबाने के लिए कौन से यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि लोअर जाव, अपर जाव में कितने यूज़ होते हैं, टोटल कितने यूज़ हो रहे हैं।
फिर उसके बाद आता है हमारा आवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड्स विच सिक्रेट सलाइवा। जो सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होता है वो सलाइवा सिक्रेट करता है। तो आप बता सकते हो कि सलाइवा का एक्शन क्या है, क्या चीज़ वो डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखो हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हम सलाइवा का स्टार्च का कुछ कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं तो हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। ठीक है, याद है आपको? तो क्या होता है, हम ये एक एक्टिविटी दी हुई है कि बॉइल्ड राइस ले लिया, उसमें हमने आयोडीन डाला। ठीक है, उसमें थोड़ा सा बॉइल्ड राइस में वाटर डाल दिया और आयोडीन डाला, कलर कैसा रहा। फिर हमने थोड़ा सा सलाइवा उसमें ऐड किया या फिर हमने थोड़ा सा चू किया, खुद ही उसको चबा के टेस्ट ट्यूब में डाला, पानी ऐड कर दिया उसमें, फिर आयोडीन डाला, फिर उसका कलर कैसा हुआ। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। फिर आपने बताना है कि आपके क्या एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट रहता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है बस। इसमें एक बॉइल्ड राइस ले लिया, उसको चू करके उसको 3-4 मिनट के लिए रख दिया। फिर उसमें बॉइल्ड राइस बिना ही चू किए, मतलब सादा जो चावल था वो रख दिया, उसमें पानी डाल दिया, फिर उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया। फिर क्या करता है सलाइवा, क्या करता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से उसका उसका कलर चेंज हो जाता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस में स्टार्च कन्वर्ट हुआ, किस में नहीं हुआ। तो ये एक टेस्ट है। फिर एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होनी चाहिए। देखो पता सबको होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम नहीं लिख पाते हैं उस टाइम पे। तो क्या होता है, टंग के जो यूज़ होते हैं, हमारी जीभ के जो यूज़ होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसे हम बात करने के लिए टंग का यूज़ करते हैं, सलाइवा को खाने से मिक्स करके हम टंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि खाना ऐसे ही थोड़ी ना, सपोज आप अपनी टंग को एक जगह पे रखेंगे, ठीक है, तो खाना कैसे मिक्स होगा सलाइवा से, तो उसको मिक्स करने के लिए। फिर स्वैलोइंग ऑफ द फूड, खाने को निगलने के लिए उस टंग का यूज़ करते हैं हम। खाने को टेस्ट करने के लिए भी हमारे टेस्ट बर्ड होते हैं टंग के ऊपर, तो हम टेस्ट बर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे कि टंग का यूज़ करते हैं। अब क्या होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे दांत होते हैं वो ख़राब कैसे होते हैं। देखिए ये एक बहुत अच्छी वो है, सिर्फ इस वीडियो में इतना ही करेंगे कि हम टूथ डिके पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। देखो जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, एवरीवन नोज इट। ठीक है, सबको पता है। जब हम इसको क्लीन नहीं करते, हम अपने माउथ को क्लीन नहीं करते, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे माउथ में शुगर को, जो शुगर प्रेजेंट होती है कहाँ से आती है, जो हम खाना खाते हैं उससे कुछ लगा रह जाता है, तो वो क्या करते हैं, शुगर जो प्रेजेंट होती है बचे हुए खाने की, उससे वो एसिड को रिलीज करते हैं। ठीक है, जो एसिड फिर रिलीज होता है, कैसे रिलीज होता है एसिड, वो शुगर को जो प्रेजेंट है उससे उसको तोड़ के एसिड रिलीज करते हैं। वो एसिड क्या करता है, हमारे दांतों को धीरे धीरे डैमेज करता है, जिसको टूथ डिके बोलते हैं। ठीक है, जैसे चॉकलेट है या स्वीट्स है या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं या कोई और शुगर प्रोडक्ट होता है, ये ज़्यादा होते हैं मेजर जो ये काम करते हैं। तो इन चीज़ों को जब भी आप खाते हो या तो आप जल्दी से ब्रश कर लीजिए या फिर सोने से पहले नहीं खाइएगा, ताकि मतलब उनको लंबा टाइम ना मिले। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं पूरी रात वो अपना काम करेंगे, पूरी रात वो एसिड रिलीज करेंगे। आपके दांतों पे जो ब्लैक ब्लैक डॉट से लग जाते हैं वो सारा एसिड होता है, जिसको हम आसानी से नहीं छुड़ा सकते। ठीक है, तो इसलिए 2 बार ब्रश कीजिए अपने दांतों को, ताकि आपके दांत जो है चमचमाते रहे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, एक पॉइंट और दिया हुआ है कि हम हिकअप्स और चोकिंग सेंसेशन क्यों फील करते हैं, जब कोई भी फूड पार्टिकल हमारे विंड पाइप में एंटर कर जाता है। आपको पता है ना, जो विंड पाइप होती है, जो फूड पाइप होती है, वो हमारे माउथ में एक कॉमन पैसेज रखती है। ठीक है, अब देखो जो विंड पाइप होती है वो एयर को लेकर जाती है। ठीक है, जो नोस्ट्राइल से लंग्स तक जाती है, समझ गए। फिर जो हमारा गला है, यहाँ पे एयर और फूड एक कॉमन पैसेज यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से खाना आया, ऊपर से हमारा, एक सेकेंड, यहाँ से खाना आया और यहाँ से हमारा ये विंड पाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉमन पैसेज है। क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, स्वेलोइंग करते हैं, तो एक फ्लैप लाइक वॉल होती है जो कि हमारी विंड पाइप को क्लोज कर देगी, यहाँ से क्लोज कर देगी। ठीक है, तो हमारा खाना क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक में चला जाएगा। ठीक है, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो है सांस, हमारे जो एयर होती है वो हमारे लंग्स तक चली जाती है। ठीक है, तो क्या करती है, जो वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो वॉल लगी होती है, आप ये समझ लो,
तो वो हमारे खाने को गाइड करती है कि भाई तुमने फूड पाइप में ही जाना है। समझ गए। अगर बाई चांस हम खाते हुए बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सांस लेते हैं या फिर क्या क्या बातें करते हैं, तो क्या होता है, फूड पार्टिकल हमारे विंड पाइप में चला जाता है, जिसकी वजह से हम चोकिंग और हिकअप्स और कफ, इस तरह से खांसी आ जाती है ना। तो हमें खाते हुए इसलिए कहते हैं कि बोलना नहीं चाहिए, ताकि हमारा खाना जो है अच्छे से हमारे सही रास्ते से पेट में चला जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे। और देखिए, मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाला था चैप्टर 1 का, उसमें मैंने लिखा था कि हम 18 डेज में, 18 चैप्टर है ना, 18 डेज में करेंगे कवर, लेकिन क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगा, तो फिर भी हमारे लिए ये चैलेंज है, हम इसे कंप्लीट करेंगे 18 डेज में। समहाउ आई विल ट्राई माई बेस्ट, दिन और रात लगाकर हम ये पूरा चैप्टर करेंगे। एक दिन में 2-2 चैप्टर करने पड़ेंगे। ये सिर्फ मैंने इसलिए किया है क्योंकि आप तो बच्चे हो और आपको भी हो सकता है कभी टेस्ट की तैयारी करनी होती है, कभी कुछ करना होता है, तो आप डीमोटिवेटेड ना होएं और आपको सिर्फ एनर्जी के साथ काम करना है, ताकि आप अच्छे से कवर कर सकें सिलेबस। और पढ़ाई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे। और आपके जो कमेंट्स आते हैं, मैं ज़रूर उन पर काम करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी मैं अभी भी जो रिसेंट के कमेंट्स हैं उन पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और फिर से थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, फॉर शेयरिंग and for commenting on my videos. Thank you so much.